नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम पढ़ रहे हैं परियोजना बजटन वृत्ति हैं और इसके आगे का टॉपिक जो बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पूंजी बजटन में विचारणीय घटक या आवश्यक तथ्य। परियोजना बजटन एक बड़ा ही जटिल कार्य है। पूंजी बजटन में पूंजी व्यय निर्णय किए जाते हैं। पूंजी व्यय निर्णयों का प्रभाव अनेक वर्षों तक होता है और ये भविष्य से संबंधित होने के कारण इनका सही पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। लेकिन फिर भी पूंजी बजटन करते समय हमें निम्नलिखित घटकों पर या आवश्यक सूचनाओं पर या तथ्यों पर विस्तार से और सावधानीपूर्वक विचार कर लेना चाहिए, जिनमें रोकड़ प्रवाह और रोकड़ प्रवाह में प्रारंभिक विनियोजन या रोकड़ बहिर्वाह, शुद्ध वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह, अंतिम रोकड़ अंतर्वाह, परियोजना का जीवन काल, वांछित प्रत्याय दर, अवसर लागत, अप्रचलन से जोखिम, उपलब्ध कोष, अन्य सूचनाएं या गैर आर्थिक कारक, जिसमें मुख्य तथ्यों के ऊपर हम विचार कर लेते हैं। शुद्ध विनियोग की राशि या कुल रोकड़ बहिर्वाह, इसमें दो परिस्थितियां हो सकती हैं। शुद्ध विनियोग से तात्पर्य, जैसा कि हम जानते हैं, किसी परियोजना में लगने वाली कुल धनराशि से होता है जो मुद्रा में निर्धारित की जाती है। यह कुल रोकड़ बहिर्वाह के बराबर होती है। दो परिस्थितियों में पहली परिस्थिति हो सकती है कि नवीन परियोजना की स्थिति में शुद्ध विनियोग राशि में उस संपत्ति का मूल्य, उसे लाने का भाड़ा, चूंगी, स्थापना व्यय आदि शामिल होते हैं। यदि किसी संपत्ति की स्थापना के लिए निर्माण कार्य भी करना पड़े तो उसे भी विनियोग व्यय में ही शामिल किया जाएगा। विनियोग राशि कुल रोकड़ बहिर्वाहों के बराबर होती है। अतः किसी पूंजी व्यय निर्णय के फलस्वरूप अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता अगर होती है तो उसे भी विनियोग राशि में जोड़ा जाएगा। जैसे कि किसी एक मशीन की लागत 50,000 रुपये है, उसको लाने का भाड़ा 2,000 रुपये है, 500 रुपये चूंगी चुकाई गई है, मशीन की स्थापना के लिए 4,000 का कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ी है हमें, और 10,000 रुपये हमें अन्य व्यय करने पड़े ताकि मशीन को स्थापित किया जा सके। तो यह कुल विनियोग राशि हमारी होगी 66,500 रुपये। यहाँ ध्यान देना है कि नवीन मशीन से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे उसके व्यय में शामिल किए जाएंगे और विनियोग राशि उन सबको जोड़ करके ज्ञात की जाएगी। दूसरी परिस्थिति हो सकती है प्रतिस्थापन परियोजना की। इस स्थिति में पुरानी संपत्ति का नई संपत्ति से प्रतिस्थापन किया जाता है और नई संपत्ति में विनियोग की शुद्ध राशि ज्ञात करते समय उसकी लागत व स्थापना व्ययों में से पुरानी संपत्ति को बेचने से प्राप्त अवशिष्ट या निस्तारण मूल्य को घटा दिया जाता है। जिस राशि को हम स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, उस राशि को उस मशीन की लागत में से हम घटा देंगे तो हमारी इसमें विनियोग की राशि आ जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। जैसे कि यदि एक मशीन की कुल लागत 65,000 रुपये है, परंतु पुरानी मशीन के बेचने से 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो शुद्ध विनियोग की राशि 65,000 में से 5,000 रुपये कम करने पर 60,000 रुपये होगी। ठीक है। परियोजना प्रतिस्थापन की अगर यदि है तो ऐसी स्थिति में शुद्ध विनियोग की राशि ज्ञात करते समय टैक्स का समायोजन भी करना जरूरी है। यह टैक्स हमें दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसे हम घटाएंगे या उसे हम जोड़ेंगे। दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। देखते हैं हम, यदि पुरानी मशीन को बेचने से हानि होती है,
तो इससे उपक्रम का कर दायित्व कम हो जाएगा। यानी अगर हानि हुई है मशीन को बेचने से तो हमारा टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। और नवीन मशीन के क्रय में कर दायित्व में कमी के बराबर का रोकड़ बहिर्वाह कम होगा। समझ में आया? इसके विपरीत यदि पुरानी मशीन को बेचने से लाभ होता है तो उपक्रम का कर दायित्व बढ़ जाता है और संस्था में रोकड़ बहिर्वाह भी बढ़ जाएगा। अतः नई मशीन अगर हम जो ले रहे हैं उसकी विनियोग राशि में उस टैक्स को भी जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम टेंशन मत लीजिए, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच जाएंगे हम प्रैक्टिकल्स में, तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे और दिमाग में हमारे आता जाएगा कि कैसे क्या करना है। जैसे कि एक नई मशीन के क्रय एवं स्थापना पर 60,000 रुपये व्यय होते हैं तथा पुरानी मशीन जिसका पुस्तक मूल्य 8,000 रुपये है और बेचने से 4,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उपक्रम की टैक्स रेट 50% है, तो यहाँ कर दायित्व 4,000 रुपये हानि होने के कारण 2,000 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, और यदि बढ़ जाता ये हमारा दायित्व, 8,000 की मशीन है, 4,000 में हमने बेची है, और यही अगर मशीन हम उसको 8,000 की मशीन है और 12,000 में बेचते हैं तो हमारा 4,000 रुपये का जो लाभ होता और वहाँ पे हमारा 2,000 रुपये का टैक्स बढ़ जाता। तो ये दोनों परिस्थितियाँ हमें ध्यान में रखनी हैं। इसी प्रकार हमें ये भी ध्यान में रखना है कि यदि पुरानी संपत्ति के विक्रय पर लाभ होता है तो कर दायित्व हमारा बढ़ता है, और पुरानी संपत्ति के हटाने से वर्किंग कैपिटल की राशि रोकड़ के रूप में प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, वर्किंग कैपिटल की राशि रोकड़ के रूप में प्राप्त होती है तो उसे शुद्ध विनियोग की राशि में से घटा दिया जाएगा। शुद्ध विनियोग की राशि में से घटा दिया जाएगा। कैसे निकालेंगे इसे हम? स्टेटमेंट देख लीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं हम, कैसे कंप्यूट करते हैं। परचेज प्राइस है जो हमारा, वो ले लेंगे हम इसके अंदर, जिसमें सारी ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, सारे शामिल करके ले लेंगे। ऐड कौन कौन सी कॉस्ट होंगी इसके अंदर? इंश्योरेंस है हमारा, गाड़ी भाड़ा है हमारा, इंस्टॉलेशन की अगर कोई कॉस्ट है, स्थापना व्यय हमने कोई किया है तो उसमें शामिल कर लेंगे। कोई उसकी अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कोई है तो वो इसमें शामिल करेंगे। और इसके लिए अगर हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए तो भी हम इसे शामिल करेंगे, इसमें हमारी कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। और दूसरी परिस्थिति ये भी हो सकती है कि हमारा स्क्रैप वैल्यू जो हमें दी गई हो, यानी पुरानी मशीन हमने प्रतिस्थापित की है और उसको हमने नई मशीन से प्रतिस्थापित किया है पुरानी मशीन को, तो उसको बेचने से जो हमें राशि मिलेगी तो स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू जो हमारी होगी वो उसको हम लेस कर देंगे। और यदि मान लीजिए किसी तरह की वर्किंग कैपिटल की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है या कम होती है पहले की अपेक्षा, तो उसे हम घटा देंगे। और ये इनको घटाने के बाद में जो हमारा आएगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। अगला हमारा बिंदु है शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह अथवा शुद्ध रोकड़ लाभ। पूंजी व्यय निर्णयों में परियोजना की शुद्ध विनियोजन राशि ज्ञात करने के पश्चात उस परियोजना से प्राप्त होने वाले भावी शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह अथवा लाभों की गणना की जाती है। शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह का आशय पूंजी संपत्ति पर ह्रास घटाने से पूर्व यानी डेप्रिसिएशन कम करने से पूर्व परंतु टैक्स घटाने के बाद शेष बची राशि से होता है। शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों की राशि हम कैसे ज्ञात करेंगे, देख लेते हैं हम। हमारी सेल्स रेवेन्यू जो हमें दी गई होगी उसमें से हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसके अंदर हमारी डेप्रिसिएशन भी शामिल हैं को कम करेंगे
और ये हमारी जो इनकम आएगी कम करने के बाद में, वो आएगी इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से हमने इंटरेस्ट भी कम कर देना है, और इंटरेस्ट कम करने के बाद में जो हमारी इनकम आएगी वो आएगी इनकम बिफोर टैक्स। और इनकम बिफोर टैक्स में भी हम अगर टैक्स कम कर देते हैं तो हमारी नेट इनकम आ जाएगी, जिसे नेट इनकम आफ्टर टैक्स कहेंगे। और अब इसके अंदर हमें जोड़ना है क्या, डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने किसको लेना है, शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह को, और जिसमें हम क्या शामिल करते हैं, संपत्ति में से जो हमें मिलता है ना ह्रास घटाने से पूर्व, परंतु टैक्स घटाने के बाद में जो राशि बचती है वो होती है। तो वापस इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे और हमारा कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है बिंदु वांछित प्रत्याय दर। एक विनियोग प्रस्ताव तब स्वीकार किया जाता है यदि उससे प्राप्त प्रत्याय दर वांछित प्रत्याय दर से अधिक होती है। यह वांछित प्रत्याय दर पूंजी की लागत अथवा कट ऑफ दर भी कहलाती है। यानी कि हमें अगर 7% से इनकम हमें चाहिए, हर वर्ष हमें इनकम चाहिए, और उस जिस प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है वो हमें 10% 12% दे रहा है, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर 7 से ज़्यादा है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए वही प्रोजेक्ट 5% दे रहा है या 3% दे रहा है, तो उसे हम अस्वीकार कर देते हैं। यानी वांछित प्रत्याय दर वह है जो प्राप्त प्रत्याय दर से अधिक होती है, जो उससे वास्तव में प्राप्त होती है उससे अधिक होती है, तो उसे हम ले लेते हैं। अगला हमारा बिंदु है अन्य सूचनाएं, जिसके अंतर्गत है परियोजना का जीवन काल। प्रत्येक परियोजना का एक निश्चित जीवन काल होता है जिसमें उस परियोजना से आय प्राप्ति की कल्पना की जाती है। इस जीवन काल का निर्धारण भी संपत्ति की प्रकृति, उसके रखरखाव, उसकी तकनीकी परिवर्तन, उपयोग आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। संपत्ति के आर्थिक जीवन काल पर ध्यान देना चाहिए, भौतिक जीवन काल पर नहीं। सिर्फ उसके आर्थिक जीवन काल पे हमें ध्यान देना है, भौतिक जीवन काल पे नहीं। आर्थिक जीवन काल से हमारा तात्पर्य जितने समय वो हमें इनपुट देती रहे, जितने समय में हम देखते हैं कि वो हमारे लिए काम करती रहे, हमें उससे लगातार इनपुट से आउटपुट मिलते रहें, वो टाइम देखना है। ऐसे नहीं देखना कि वो भौतिक रूप से पड़ी है 50 सालों तक कहीं नहीं हिलने वाली। ये चीज़ें हमें नहीं ध्यान रखनी है, क्योंकि वाणिज्य के विद्यार्थी हैं और आर्थिक जीवन काल के ऊपर ही बात करेंगे हम। संपत्ति का आर्थिक जीवन काल अधिक महत्वपूर्ण होता है। संपत्ति का भौतिक जीवन काल उस संपत्ति के पूर्तिकर्ताओं द्वारा सामान्य परिचालन दशाओं के आधार पर व्यक्त किया जाता है, जबकि संपत्ति के आर्थिक जीवन काल का निर्धारण उसके उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यह जीवन काल भौतिक काल से अधिक अथवा कम हो सकता है। जैसे कि सामान्य परिचालन दशाओं में हम बात करते हैं कि कोई भी अगर मशीनरी है और वो 7 साल तक चलती है, लेकिन हम उसका उचित रखरखाव कर रहे हैं और उस पर बार बार हम खर्च कर रहे हैं, और वो 7 की बजाय अगर 10 साल चलती है, तो यहाँ उसका जीवन काल जो होगा, आर्थिक जीवन काल जो होगा, वो 10 साल का होगा, न कि 7 साल का। हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगला है हमारा अवसर लागत। अवसर लागत पूंजी व्यय निर्णयों में अवसर लागत की अवधारणा का अधिक महत्व है। किसी विनियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने की अवसर लागत उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वैकल्पिक हानि होती है। यानी कि यदि किसी व्यवसाय में 20,000 रुपये की नगद राशि है और जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ के अंदर, जहां हमें 12% की वार्षिक आय प्राप्त होती है, परंतु यदि हम ये 20,000 की राशि किसी प्रिंटिंग मशीनरी को खरीदने के समय में लगा देते हैं, तो यहाँ हमें 2,400 रुपये
जो सिक्योरिटीज़ से हमें, इन्वेस्टमेंट से हमें लाभ मिलने वाला था, आय मिलने वाली थी, उसकी हानि होगी, यानी ये हमारी अवसर लागत होगी। फिर है हमारे पास में अप्रचलन से जोखिम। वर्तमान समय में हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रचलित विधियां, उपकरण, मशीनें जो हैं वो आउट ऑफ डेट हो जाती हैं और नई विधियों, मशीनों का हमें उपयोग करना पड़ता है। किसी भी परियोजना का चुनाव करते समय उसके प्रचलन से उत्पन्न होने वाली जोखिमों पर भी विचार किया जाता है और इन जोखिमों से बचने के लिए उन परियोजनाओं को चुना जा सकता है जहां पर पुनर्भुगतान की अवधि कम से कम हो। इसके साथ साथ गैर आर्थिक कारक भी हैं, जिसमें पूंजी व्यय निर्णयों को करते समय केवल हमें आर्थिक तत्वों पर भी ध्यान नहीं देना है, गैर आर्थिक तत्वों पर भी पूरा फोकस करके रखना है। चुनी जाने वाली परियोजनाओं का कर्मचारियों के मनोबल, अनुशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सरकारी नीतियों, नियमों का क्या असर होता है, श्रम संघ उसका विरोध करेंगे या नहीं, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर काम करना होता है।